हेलो। हेलो डियर, क्या हाल चाल है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपका एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा होगा। और ये है आपका शानदार सा चैनल रैंकर्स कैंपस, और हम हैं आपके प्यारे से साथी, कौन से? शशि कुमार। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के आधार बैच में, यानी ये जो हमारा एनसीईआरटी का बैच चल रहा है, इसमें चैप्टर नंबर 4 तक कर लिए हैं। ये हमारा पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से है। अगर आप नए वाले एनसीईआरटी में देखोगे तो ये तीसरे नंबर पर चैप्टर में आता है। मतलब ये पुराने वाले एनसीईआरटी में 5वां चैप्टर है। तो चलते हम पुराने वाले एनसीईआरटी के साथ, क्योंकि उसमें सब चैप्टर आ जाता है। नए वाले एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है। तो एनसीईआरटी आधार बैच में बने रहने के लिए एनसीईआरटी को क्लास 6 से लेकर के, हमने बोला है कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के पहले एनसीईआरटी साइंस को खत्म करेंगे, है ना। और एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, पूरा पढ़ते चलेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जब भी ऐसा हमारा वीडियो आए तो आपको जब भी ऐसा हमारा क्लास आएगा तब आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर डायरेक्ट नोट्स बनाकर शॉर्ट नोट्स क्यों नहीं देते। तो पहले हम बता दिए कि ये जो एनसीईआरटी हमारा जो भी 10-15 पेज 20 पेज में होगा एक चैप्टर, अभी एक बार आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिए, फिर हम आपको एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स लेकर आएंगे। एक पेज में एनसीईआरटी को कैसे बनाएंगे, और फिर हम लेकर आएंगे उसके लिए ऑब्जेक्टिव का सिलसिला, चैप्टर वाइज कंप्लीट कराते चल जाएंगे। जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं हम पूरा का पूरा लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हमारे चैप्टर का नाम ही है पदार्थों का पृथक्करण। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? पदार्थों का पृथक्करण हमारा नाम है। और इसमें कहा जाता है कि हमारे ऐसे जीवन में बहुत सारा ऐसा पदार्थ है जिसमें आप कुछ ना कुछ देखते होंगे, मिश्रण आपको मिलता होगा। जैसे आप चावल खरीदने जाते होंगे तो कंकर मिलता है, दाल खरीदने जाते होंगे कंकर मिलता है ना। अगर आप कॉटन का कपड़ा खरीदने जाते हैं उसमें भी मिक्स मिलता है। आप अगर मान लीजिए कोई खाने का सामान लेने जाते हैं उसमें भी मिक्स मिलता है। आप जेवर वगैरह पहनते हैं उसमें भी मिक्स मिलता है, शुद्ध सोना नहीं रहता है। तो इस तरह से कहता है कि आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थ को, और उससे क्या करते हैं, जब मिश्रण से मिश्रण को हम अलग करते हैं, हमने ऐसा भी देखा है, जैसे आपने देखा होगा कि दूध से क्रीम निकालते हैं ना, वो भी आपने प्रोसेस गांव में देखा होगा। बहुत सारा ऐसा प्रक्रिया है। जैसे कि अगर गांव से आप बिलोंग करते होंगे तो देखे होंगे कि गेहूं के खेत से जब गेहूं कटकर आ जाता है, फिर उससे गेहूं के दाने को अलग कैसे किया जाता है, धान जब कट के आ जाता है तो धान को कैसे अलग किया जाता है। बहुत सारा ऐसा प्रोसेस है जहां आपने देखा होगा मिश्रण वाले चीजों को कैसे अलग किया जाता है। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, तो मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं चाय पीते हैं, या तो दुकान में या तो खुद से बनाकर। अगर स्टूडेंट है तो मैक्सिमम लोग चाय पीते हैं, और चाय पीते हैं तो आप देखे होंगे जो क्या करते हैं सर, उसमें दूध रहता है, चीनी रहता है, उसमें क्या रहता है, चाय पत्ती रहता है, इस सब को मिक्स रहता है। और जब हम चाय पीने के लिए यूज करने के लिए लेते हैं तो चाय पत्ती को अलग कर देते हैं, यानी छानते हैं ना, अलग करते हैं, मिश्रण को अलग करते हैं। तो बहुत सारा ऐसा प्रक्रिया है जिसे आपने देखा होगा कि मिश्रण को कैसे हम अलग कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे। अगर आगे ऐसा देखा गया कि हमने इसको पहले ही बता दिया है कि फसल कटाई के बाद क्या किया जाता है, अनाज को भूसे से अलग करना है, दूध या दही से क्रीम मक्खन जो अलग किया जाता है वो अलग करना है। ये ऐसा बहुत सारा आपको एग्जाम्पल मिलेगा। हमने बताया है कि हम एनसीईआरटी को उतना टाइम नहीं देंगे, हर चैप्टर को 20 से 25 मिनट में कवर करेंगे ताकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। मेन पॉइंट्स को हमने पहले ही अंडरलाइन कर दिया है, यानी इस पर हमने पहले ही टाइम दे दिया है। ठीक है, चलिए अब क्या है
कि ये तो आसान है सर, बड़े बड़े चीजों को अलग करना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए ऐसा आपको दे दे, घर में आ जाता है, चावल आ जाता है, और जैसे कह सकते हैं आम, अमरूद, सेब, ये सब अगर बीच में खराब रहता है तो उसको तो चुनकर अलग कर लेते हैं। चावल जब लाते हैं तो कंकर कम मात्रा में रहता है, उसको चुनकर अलग कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर मान लीजिए रेत और आपको नमक का मिश्रण दे दिया जाए तो कैसे अलग करेंगे? हाथ से चुनकर अलग किया जा सकता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इसमें तो जन्मों बीत जाएगा, पता चलेगा हमारा बुढ़ापा आ गया, है ना। बाल बच्चे हो गए तब तक पता ही नहीं चलेगा कि सर कब तक हम गिनते रह जाएंगे, समय बीत जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसे चीजों को हाथ से बिन अलग करना संभव नहीं है। तो सर यानी अलग पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के कई सारे मेथड होंगे, कई सारी विधियां होगी। बिल्कुल है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ऐसा कई सारा विधियां कैसे है। क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप में कुछ इसको अगर देखते हैं, देखिए चावलों से पत्थर को पृथक करना। हमने बोला ना, चावल जब खरीद कर लाते हैं तो छोटा छोटा पत्थर रहता है, याद रखिएगा। उसमें एक काला काला चावल टाइप का भी रहता है, उसमें भूसी भी कभी कभी रह सकता है। तो हम क्या करते हैं कि दो विभिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। इसमें क्या करते हैं, दो पदार्थ मिक्स रहता है, या तो एक चावल रहता है, एक कंकड़ रहता है। क्या करते हैं, चावल को रख लेते हैं और हम ठोस अवयव को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। जो हमारा पृथक होता है वो पृथक अवयव को क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पृथककृत अवयवों का हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ऐसा ही हमारा मक्खन प्राप्त करने के लिए जो दूध मंथन किया जाता है, दूध को रख लेते हैं, अशुद्धि को फेंक देते हैं। ऐसा ही हमारा चाय की पत्ती को पृथक करना, हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर करते हैं और दोनों को क्या करते हैं, हम दोनों अवयवों का क्या करते हैं, उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा ही अब हमारा, अब देखिए आप अगर गौर से देखिएगा तो ऐसा कहता है कि पृथक किए जाने वाले जो पदार्थ के कण होंगे वो हमेशा सेम नहीं होगा। अब मान लीजिए जैसे दिया है कि अगर ये चावल का साइज है, ये पत्थर का साइज है, जरूरी थोड़ी है हमेशा सेम होगा। नहीं, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये एक का साइज है, ये दूसरा का साइज है, तो छोटा बड़ा साइज अलग अलग भी रह सकता है। क्या ये दोनों का दोनों सेम चीज हो सकता है? नहीं सर, ये पदार्थ कुछ और हो सकता है, ये पदार्थ कुछ और हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये दोनों का दोनों ठोस हो, ये दोनों का दोनों द्रव हो, ये दोनों का दोनों गैस हो। तो सर क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाहते हैं कि पदार्थ के तीनों अवस्था में से कोई भी अवस्था हो सकता है। जब आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे पदार्थों का पृथक्करण या पदार्थों का वर्गीकरण, जब पदार्थों का वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा तो पदार्थों का वर्गीकरण कितने तरह से किया जाता है? सर पदार्थों का वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है। एक हमारा होता है भौतिक वर्गीकरण, एक क्या होता है हमारा, भौतिक वर्गीकरण, और एक होता है हमारा रासायनिक वर्गीकरण। एक क्या होता है, रासायनिक वर्गीकरण, है ना। भौतिक वर्गीकरण में देखेंगे तो तीन तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है हमारा ठोस, द्रव और गैस। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस, है ना। और इसमें क्या होता है, रासायनिक में देखे होंगे दो तरह का होता है, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। मतलब ठोस, द्रव और गैस में अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो हमको इसका यूज नहीं है फिलहाल, आगे यूज आएगा। हमको इसी का यूज करना है जो पदार्थ की अवस्था कितने होंगे, तीन होंगे। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। वैसे अगर आप पढ़ोगे आगे चल के 5 अवस्था होते हैं, लेकिन पांचों का हमें जरूरत नहीं है, हमें बस 3 से काम चल जाएगा, ठोस, द्रव और गैस। तो हम कह सकते हैं जो हमारा मिश्रण होगा, जो हमें उसमें उपस्थित रहेगा पदार्थ मिश्रण में, वो या तो ठोस भी हो सकता है, या तो द्रव भी हो सकता है, या तो गैस भी हो सकता है। उसमें से कुछ भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते हैं। तीनों का तीनों हो सकता है। बात समझ में आया? ये तीनों का तीनों हो सकता है। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए बढ़ा जाए आगे। तो अब
अभी तक तो सर आपको छोटा छोटा जानकारी दिया जा रहा था, अब हम पढ़ते हैं मेन जो इस चैप्टर का जहां से टॉपिक स्टार्ट होता है, वो टॉपिक नंबर 1 यहाँ पर है। टॉपिक नंबर 1 क्या कहता है? हस्तचयन विधि। टॉपिक नंबर 1 क्या कहता है? हस्तचयन विधि। हस्तचयन विधि का मतलब ही है हाथों से चुनना। मान लीजिए ये आप क्या है, अपने रूम पर बैठे हुए हैं और ये आपको क्या किया, चावल है प्लेट में, ये चावल का बोरी है, ये क्या है, चावल का बोरी है। अब आपको खाना बनाना है सर, खाना तो बनाएंगे, और खाना बनाने के लिए आपने चावल को चुनना स्टार्ट किया। ये जो आपने फेंका है ये क्या है, पत्थर है। ये क्या है, पत्थर, जिसको कंकर बोलते हैं। और यहाँ जो होगा हमारा शुद्ध चावल होगा, यहाँ क्या होगा, शुद्ध चावल प्राप्त हो जाएगा। क्या करेंगे, अशुद्धि को इधर फेंकते चलेंगे। मतलब सर ये हाथ से चुन के कर रहा है ना, तो वो विधि जो हाथ से अलग किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, हस्तचयन विधि। उसको क्या बोलेंगे, हस्तचयन विधि। यानी हम कह सकते हैं कि अनाज से पत्थरों के टुकड़ों को हम कौन सी विधि से अलग करते हैं, हस्तचयन विधि से अलग करते हैं। बात समझ में आया? चलिए, अगर इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो हमने यहाँ क्लियर बताया है कि हस्तचयन इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए किया जाता है। हमने बोला ना कि इस सब को क्या करते हैं, हमने बोला दाल बनाते होंगे, चावल बनाते होंगे। आप बहुत सारे लोग देखते होंगे जब आप गेहूं पिसाने जाते हैं तो गांव घर में अगर रहते होंगे तो महिलाएं क्या करती है, जो क्या करती है, उसको गेहूं को पहले पानी में भिगो देती है। क्या होता है, उससे जो बड़े बड़े मिट्टी के कण होते हैं वो तो घुल के अलग हो जाते हैं। अब छोटा छोटा जो बारीक वाला जो अशुद्धि बचता है उसको क्या करते हैं, चुन चुन कर अलग करते हैं। जैसे देखते होंगे ऐसे सूप टाइप का रहता है, उसको फटक फटक कर क्या करते हैं, अलग करते रहते हैं। तो वहां हम कह सकते हैं कि गेहूं को क्या करते हैं, पृथक, वो हाथ से किया जाता है, इसीलिए इसका नाम ही है हस्तचयन विधि। यानी ऐसी हम कह सकते हैं कि सर अब हस्तचयन विधि में मान लीजिए कि बहुत ज्यादा अशुद्धि हो तो इस विधि का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। अगर गौर से यहाँ देखिए, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ क्लियर कहता है कि सर ऐसी विधि अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में क्या करना होता है, हम हस्तचयन विधि का उपयोग करना सुविधाजनक होता है। मतलब सर अगर अशुद्धि कम मात्रा में, अब 1 केजी चावल लाए तो आधा केजी अशुद्धि थोड़ी होगा, बहुत होगा 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। उसको चुना जा सकता है क्योंकि अशुद्धि कम है। तो कहा जा सकता है कि अगर मान लीजिए अशुद्धि कम है तो हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, हस्तचयन विधि का उपयोग करेंगे। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। अगला विधि है हमारा थ्रेशरिंग। थ्रेशरिंग क्या होता है, तो थ्रेशरिंग आपने देखा होगा कि जब आप के गांव में गेहूं कटकर आता होगा खेत से, या हमारा चावल कटकर आता होगा तो सूखा डंटी सहित रहता है, उसको जड़ से काट लेते हैं और डंटी सहित ले आते हैं और गट्ठर बांधकर, यानी कहते हैं बोझ बांधकर ले आते हैं गांव घर की भाषा में, और उसको क्या करते हैं, पहले हवा में सुखा देते हैं, धूप में। क्यों सुखा देते हैं, क्योंकि वो कड़ा हो जाए। अगर कड़ा नहीं रहेगा तो उसको थ्रेशरिंग करना आसान नहीं रहेगा। और उसको क्या करते हैं, पहले क्या करते थे कि डंटे से पीट पीट कर, क्या करते थे, डंटे से पीट पीट कर, डंटे से पीट कर नहीं तो ऐसे देखे होंगे कि ऐसा कोई चीज लगा देते थे, ऐसा मतलब कोई भी वस्तु, और इस पर पटक पटक कर अलग किया जाता था। इस विधि को क्या कहते थे, थ्रेशरिंग कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, थ्रेशरिंग कहते हैं। मतलब सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों या अनाजों को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, थ्रेशरिंग कहेंगे। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों को अथवा अनाजों को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, थ्रेशरिंग कहते हैं। कभी कभी थ्रेशरिंग किससे किया जाता है, बैल से किया जाता है, लेकिन बैल से किया जाता था, अब अपने समय में नहीं किया जाता है। 99% जगह हमने देखा है कि बैल का उपयोग नहीं होता है, यानी यहाँ पर बैल नहीं होता है। अब किसका उपयोग किया जाता है सर, तो थ्रेशरिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है। लेकिन लोग समझ लेते हैं, थ्रेशरिंग का मतलब ही समझ लेते हैं
मशीन नहीं, मशीन नहीं, वो जो हम पटक पटक कर अलग करते हैं ना, उसको थ्रेशरिंग कहते हैं। मतलब थ्रेशरिंग कहते हैं सूखे पौधों के डंडियों से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशरिंग कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे बहुत सारे लोग क्या है कि जेसीबी का मतलब ही समझ जाते हैं वो मशीन, वो जेसीबी मशीन जेसीबी थोड़ी है, उसका नाम कुछ और है। वो जेसीबी एक कंपनी है जिसके नाम से फेमस हो गया। बात समझ में? चलिए अब थ्रेशरिंग कर लिए सर। अब थ्रेशरिंग करने के बाद क्या हुआ? थ्रेशरिंग करने के बाद जो हमको अनाज प्राप्त हुआ वो तो शुद्ध प्राप्त होगा नहीं, उसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं भूसा वगैरह मिला हुआ होगा। तो उसको भूसा मिला रहेगा तो बहुत सारा क्या करते हैं, उसको बहुत सारा लोग क्या करते हैं कि देखे होंगे गांव घर में कि हवा का दिशा अगर इधर से इधर बढ़ रहा है, अगर हवा का दिशा इधर से इधर बढ़ रहा है तो उसमें जो भूसा होगा क्या होगा? भूसा हल्का होता है, और हल्का होता है, हवा इधर की ओर चल रहा है, ये हमारा हवा है, वायु है, और हवा इधर से इधर की ओर चल रहा है तो भूसा हवा के साथ तो यहाँ चला आएगा और धीरे धीरे क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। मशीन से भी करते थे तो यही होता है कि वो दूर फेंक देता था और क्या होता है, यहाँ दूर चला जाता है और अनाज भारी होता है, इसीलिए यहाँ क्या आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है अनाज। यहाँ क्या आ जाता है? अनाज चला आता है और यहाँ पर क्या हमारा प्राप्त होता है? यहाँ आगे भूसा गिर जाता है। सर ऐसा क्यों होता है? भूसा हल्का होता है, अनाज भारी होता है और हवा के दिशा में करते हैं। लेकिन हर जगह तो ये संभव नहीं है सर, हर जगह संभव नहीं है। तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग होशियारी करते हैं, यहाँ पर स्टैंड फैन लगा देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? स्टैंड फैन लगा देते हैं। यहाँ पर स्टैंड फैन लगा देते हैं और स्टैंड फैन लगाने से क्या होता है कि हवा इधर की ओर चलेगा और क्या होगा? ये काम कर सकते हैं। मतलब अगर तेज हवा नहीं बह रहा है तो स्टैंड फैन लगाकर भी किया जा सकता है ना, हमने देखा है कई सारे खेतों में। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर? तो किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? निष्पावन कहते हैं। थ्रेशरिंग करने के बाद जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं ना इसको अलग करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? निष्पावन। मतलब हवा के प्रेजेंस में, हवा की उपस्थिति में हम उसको क्या करते हैं? भूसे से अलग करते हैं। किसको? अनाज को। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर? इस प्रक्रिया को हम निष्पावन कहते हैं। हमने पहले बोला है कि हम एनसीईआरटी को पूरा का पूरा केवल समझाने का काम कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन रट्टा नहीं मार रहे हैं, टाइम पास नहीं करवा रहे हैं। हमने इसको पढ़ा दिया है कि भूसे के कण हल्के पवन के साथ, भूसे के हल्के कण जो हल्का होता है वो पवन के साथ आगे उड़कर चला जाता है और अनाज भारी होता है तो वो, यहाँ देखिए भूसा कहाँ चला गया? यहाँ देखिए भूसा आगे चला गया और अनाज हमको नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि भारी होता है। अब सर, अब मान लीजिए आपको क्या किया कि सर गेहूं तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, पिसाकर चले आए, अब खाना बनाना है सर। जब रात में खाना बनाने, स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसा देखा गया है कि जितना खाना बनता है उतना बस खत्म करना है, वो टारगेट ही हो जाता है। ठीक है, जितना खाना बनना है उतना खत्म कर ही देना है। हम लोग रहते थे यही, पूरा लोहिया लेकर ही बैठ जाओ। स्टूडेंट लाइफ में तो ये संभव है। तो क्या कहता है, ये जो चालन है हमारा, बस ये क्या करते हैं सर, ये एक ऐसा चलनी होता है और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ऐसा करते हैं, चलिए दोस्तों, तो डिस्टरबेंस के लिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे। हम कंप्लीट कर रहे थे और हमने देख लिया था कि हम भूसे से कैसे अनाज को अलग करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं एक चालन विधि। हम आपको बता रहे थे उस टाइम में कि आपने अनाज निकाल लिया, अब आपको क्या हुआ कि अब आपको खाना बनाने की तैयारी करना है। सर खाना बनाने के लिए रोटी बनाना पड़ेगा। रोटी बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो पहले क्या करते हैं, जो आटा हमने पिसा कर लाया है, गेहूं पिसा कर लाया है, उसको क्या करेंगे, इस चलनी में डालेंगे। ऐसे यहाँ क्या डालेंगे, आटा डालते हैं सर,
और फिर क्या करते हैं, तो फिर इसमें हम इसको चालते हैं। ये पतला वाला हिस्सा जो इस हिस्से को 1 मिनट आपको दिखा दें कि चलिए यहां से क्लियर दिख रहा होगा। तो हमने क्या बोला कि इस हिस्से को हम क्या करते हैं, ये वाला हिस्सा हमारा, इसमें क्या डालते हैं, आटा डालते हैं। और आटा डालने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर पतला वाला हिस्सा जिसे हम यूज करने वाले हैं वो प्राप्त हो जाता है, और इसमें जो बच जाता है उसको बोलते हैं चोकर। क्या बोलते हैं, चोकर बच जाता है। यानी इसका उपयोग जो हम करने वाले हैं वो हम जानवर को खिला दें या किसी को खिला दें या फेंक दें, वो अलग मैटर है। लेकिन हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर कैमरा में थोड़ा सा ये आ रहा है ना, कोई बात नहीं, चलिए। तो हम कह सकते हैं जो ये कौन सी विधि कहलाता है, चालन विधि कहलाता है। या अगर आप गौर से देखिए तो आपका अगर घर बन रहा होगा, अगर आपका घर बन रहा होगा तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा देखने को जरूर मिला होगा। ऐसा क्यों देखा जाता है, तो जब आप देखे होंगे बालू आपका आता है तो वहां पर गौर से देखिएगा, बालू आने के दौरान क्या होता है, उसमें पत्थर कंकर ये सब मिले होते हैं। और अगर हम प्लास्टर में उसको यूज करें तो अच्छा नहीं रहेगा। तो प्लास्टर में यूज मतलब अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए क्या किया जाता है, उस कंकर पत्थर को हटा लिया जाता है। कैसे हटाते हैं सर, तो ये हमारा एक बर्तन सा यूज करते हैं, एक बर्तन यूज करते हैं, ऐसा लकड़ी का या किसी चीज का बना हुआ रहता है। इसको ढलान की ओर इसीलिए रखते हैं ताकि जब हम ऊपर में यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर जब डाला जाएगा तो क्या होगा, पतला वाला हिस्सा जाली के थ्रू नीचे गिर जाएगा, जो हमारा शुद्ध बालू होगा, शुद्ध बालू जो होगा हमारा रेत जिसको बोलते हैं, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और हम कह सकते हैं जो कंकर पत्थर है वो यहाँ आकर जमा हो जाएगा। कंकर पत्थर कहाँ जमा हो जाएगा, कंकर पत्थर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा। बात समझ में आया। और फिर इसको क्या करेंगे, हम अलग कर लेंगे। तो इस विधि को क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसा खास अभी तक हमें ये मिला नहीं। बात समझ में आया क्या। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इतना अगर आपका हो गया होगा तो याद रखिएगा, चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनकी अमापों में अंतर हो को पृथक करने के लिए किया जाता है। अब एक और आपका टॉपिक है अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। इस तीनों टॉपिक को थोड़ा सा समझना है कि इस टॉपिक को क्या कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जो अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन में देखा गया है, जो कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन विधि द्वारा अलग नहीं कर पाते हैं। हमने इसमें क्या बोला है कि सर जी कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन विधि द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या बोला था कि मान लीजिए चावल और दाल या मान लीजिए गेहूं में एकदम धूल है, धूलकण है, तो आप उसको कैसे निकाल पाओगे, धूलकण को निकाल पाओगे क्या, नहीं सर, वहां हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर धूलकण को हम नहीं निकाल पाएंगे तो उसके लिए कोई ना कोई विधि होगा और उस विधि को उपयोग हम करेंगे और हम देखते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि चावल बनाने से पहले आप देखे होंगे, चावल बनाने से पहले क्या किया जाता है, एक बर्तन में ले करके उसे धो लिया जाता है। और बर्तन में लेकर के अगर धो लिया जाता है तो वहां आपको क्लियर दिखाई देता होगा कि वहां क्या होता है कि धूलकण जो होता है वो हमारा किसके साथ चला जाता है, पानी के साथ चला जाता है। और जो हमारा चावल शुद्ध होता है वो बर्तन में प्राप्त हो जाता है। बात समझ में। चलिए, अब इसके लिए हमने दो प्रक्रिया किया सर, इसके लिए हमने दो प्रक्रिया क्या किया, हमने दो प्रक्रिया किया कि सर एक तो हमने बर्तन लिया, उसमें हमने चावल लिया और चावल में हमने क्या किया, ये हमारा चावल है और चावल में हमने क्या किया, पानी मिला दिया। जो हमारा धूलकण है उसको हटाना है तो उसके लिए हमने क्या किया, पानी मिला दिया। और आपको पता होना चाहिए
कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के तल क्या होते हैं, नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। जैसे ही पानी मिलाएंगे तो हमारा ये जो चावल है, ये चावल क्या होगा, भारी है, धूलकण हल्का है, तो ये चावल क्या होगा, धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा। और इस विधि को हम क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। यहाँ क्लियर कहा गया है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। मतलब सर यहाँ पर हम जो मिश्रण में जल मिलाए थे, जल मिलाने के बाद सब मिक्स हो गया था, अब जो भारी वाला कण होगा वो धीरे धीरे नीचे बैठेगा और धूल कण होगा वो पानी के साथ मिल जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला था, इस प्रक्रिया को हमने बोला था अवसादन। इस प्रक्रिया को क्या बोले थे, अवसादन। लेकिन सर अब इसी बर्तन को क्या करेंगे, टेढ़ा करके हम इस धूल कण को हटा देंगे, यानी हम पानी को निकाल लेंगे। यानी कहता है कि अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। मतलब सर अब गांव में या आप स्टूडेंट हैं तो आप कहीं ना कहीं चावल बनाते देखे होंगे, खुद बनाए होंगे, आपके घर में बनता होगा, तो वहां यही प्रक्रिया किया जाता है ना कि जब चावल को हम चावल में पानी मिलाते हैं तो क्या कहलाता है, अवसादन। और उसको टेढ़ा करके क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, पानी गिरा देते हैं गंदगी, तो उसको कहते हैं निस्तारण। उस विधि को क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। बात समझ में आया? चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब अगर आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए आगे। चलिए, अब कहता है कि यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए पृथक करने में भी उपयोग लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सर एक बर्तन ले, इसमें यहां तक क्या किए, यहां तक हमने जल मिला दिया, यहां तक क्या मिला दिया, जल मिला दिया। और जल मिलाने के बाद क्या होगा कि सर जी इसके ऊपर ना हम तेल मिला दिए। ये क्या है, हमारा तेल मिला दिया। आपको पता है कि जल और तेल तो कभी मिश्रित होगा नहीं, और मिश्रित नहीं होगा तो बर्तन को टेढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ दूसरे बर्तन में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसके लिए भी ये विधि उपयोग किया जा सकता है। बात समझ में आए? चलिए, अब बढ़ा जाए आगे। अब देखिए, क्या आपने, अब हमें एक बात बताइए कि क्या आपने ये देखा है कि चाय बनाने के बाद क्या करते हैं सर? तो चाय बनाने के बाद हम क्या करते हैं, चाय बनाने के बाद ऐसे कप लेते हैं और क्या करते हैं, ऐसा छन्ना यहाँ पर लगा देते हैं। ये बर्तन है हमारा और इसके ऊपर चाय गिराते हैं। जैसे ही चाय गिरता है छानकर अलग हो जाते हैं, सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है। ये पत्ती कहाँ रह जाता है, इस छन्नी में रह जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, निस्यंदन। इस पर विधि को क्या कहते हैं, निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब ही होता है फिल्टर करना। फिल्टर करना का मतलब है छानना। फिल्टर शब्द कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। फिल्टर शब्द आप कहाँ सुने होंगे, तो फिल्टर शब्द सुने होंगे आप कहाँ पर, जैसे चापाकल वगैरह लगाते हैं, या अब हर किसी में फिल्टर होता है। आप अगर बाइक में देखेंगे वहां भी फिल्टर है। आप अगर आपके पास आरओ होगा, आरओ में भी फिल्टर रहता है। हर जगह फिल्टर लगा रहता है। बात समझ में आया? तो वो चाय पत्ती को जो हम छान कर अलग किए थे, इस विधि को क्या कहते हैं, हम निस्यंदन कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। बात समझ में आया क्या? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है कि तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए, मतलब जो गंदा वाला जल है उस जल को लीजिए। और क्या होगा कि वो जब आप जल को कुछ देर तक छोड़ देंगे तो क्या होगा कि उसका गंदगी नीचे बैठ जाएगा, लेकिन पूरा नहीं बैठेगा। अब क्या कीजिए कि कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। मतलब कपड़ा रखिए और उसको छान लीजिए। जब आप कपड़ा और उसको छान लीजिएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना है
एक बात और ध्यान रखना है कि सर जी अगर इसमें मान लीजिए कि पूरा का पूरा अशुद्धि अगर आप नहीं छान पाए, मतलब अगर पूरा का पूरा अशुद्धि उसमें रह गया तो क्या करेंगे? पूरा अशुद्धि अगर रह गया मतलब कहता है कि यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदन कर सकते हैं, जिसमें और छोटे छिद्र होते हैं। मतलब सर पहले तो नॉर्मल कपड़ा लिए थे, अब क्या हुआ कि उसमें छाने फिर भी अशुद्धि आ गया, अब फिर से उससे पतला छिद्र वाला कपड़ा ले लेंगे और तब उसको छानेंगे तो और गंदगी और क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा छन जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, हमने एक प्रयोग देखा। अब है हमारा अगला प्रक्रिया वाष्पन। वाष्पन क्या है प्रक्रिया वो बता देते हैं। वाष्पन प्रक्रिया है जब हम क्या करते हैं, अधिकतर ऐसा देखा गया है कि द्रव में किसको मिलाते हैं, ठोस को। वाष्पन किसके लिए उपयोग किया जाता है, अधिकतर द्रव में ठोस को। तो अब मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई मेहमान आए, आपने क्या किया, बिना पूछे हुए नमक मिला करके पानी के साथ और उनको देने गए। वो बोले नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, हमें ये नहीं चाहिए। क्या करो, पानी को अलग करो, जल को अलग करो और नमक को अलग करके बताओ। क्या करेंगे? इसके लिए एक उपाय है। क्या उपाय है सर? इसके लिए एक उपाय है, जो इस बर्तन के नीचे हम चूल्हा लगा देंगे, यानी आग लगा देंगे। ठीक है, अब आग अगर हम इसके नीचे जला दिए तो क्या करेंगे, यहाँ से वाष्प बनकर उड़ेगा। अब इसको हम एक और उपाय कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे टोटी लगा दें और यहाँ पर एक बर्तन रख दें, यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर वाला रख दें। तो क्या होगा कि यहाँ से गैस बनकर आएगा और धीरे धीरे बूंद बूंद पानी यहाँ पर जमा हो जाएगा। पानी क्या होगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा। और जो हमारा नमक है उसका क्वथनांक ज्यादा होता है तो नमक क्या होगा, इसी में रह जाएगा, जल हमारा यहाँ चला आएगा। तो इस प्रकार क्या किया जाता है, ये जो वाष्प में बदला, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। यही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल को उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। बात समझ में आया? अब कहता है कि आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? भैया नमक कहाँ से आता है, समुद्र के जल से आता है। समुद्र के जल में क्या होता है कि लवण बहुत ज्यादा मिश्रित होता है। तो क्या किया जाता है कि ऐसे मान लीजिए समुद्र के किनारे ये बड़े बड़े ऐसे जगह पर ऐसे करके गड्ढा बना लिया जाता है ना, ऐसे गड्ढा बना लिया जाता है और जब जल आता है तो इसमें जल अटक जाएगा और जल अटक जाएगा तो क्या होगा, बाद में धूप में वाष्पन की क्रिया होगी, जल उड़ जाएगा और इसमें क्या बच जाएगा, इसमें नमक बच जाएगा। फिर क्या करेगा, इसको हटा लिया जाएगा और फिर फैक्ट्री में उसको रिफाइन करके यानी शुद्ध करके और फिर हमारे पास भेज दिया जाएगा। बात समझ में आए? तो इस प्रकार क्या होता है कि नमक हमारा बनता है, यानी नमक हमें प्राप्त होता है। बढ़ा जाए आगे। चैप्टर में कुछ नहीं है, बस थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट याद रखना है। कहता है कि पृथक्करण की एक से अधिक विधि का उपयोग किया जा सकता है क्या? बिल्कुल उपयोग किया जा सकता है। कि ध्यान रखना है इस विधि को उपयोग करने के लिए। इसके बाद बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है, बस बताते हम आपको इसका। कहता है कि क्या पृथक्करण की एक से अधिक विधि का उपयोग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अब ये तो नमक प्राप्त हो रहा है, इसको अभी भूल जाइए और सीधा सीधा बताइए कि मान लीजिए आपको दिया गया रेत और नमक का मिश्रण, रेत और नमक का मिश्रण। इससे पहले नमक और जल था, तब ना आप गर्म करके हटा लिए। अब रेत और नमक का मिश्रण दिया, अब बोला भैया हमको ना इसको दोनों को पृथक करो, अलग अलग करो, रेत एक साइड करो और नमक एक साइड करो। अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर बच्चा आएगा हमारे पास, हमने बोला कुछ नहीं करो, जिस बर्तन में रेत था, जिस बर्तन में नमक सहित मिला हुआ था, उसमें क्या करो, पानी मिला दो।
उसमें क्या करो, पानी मिला दो। पानी मिलाने के बाद क्या होगा कि ये नमक पानी में घुल जाएगा, रेत नहीं घुलेगा, और उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो। उस बर्तन में क्या होगा कि यहाँ पर जल और नमक हमारा घुल जाएगा, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा क्या आ जाएगा, रेत। ये क्या आ जाएगा, रेत चलाएगा। ये क्या चलाएगा, रेत चलाएगा। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर जी यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, रेत प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में? यानी अब इसको क्या करेंगे, इसको टेढ़ा करके, यानी इसको छान कर हटा लीजिए या टेढ़ा करके हटा लीजिए। अब सर क्या किया जाए, अब फिर आ गया जल और नमक वाली बात। जल और नमक वाली बात क्या है कि यहाँ जैसे आग जलाया गया है, आग जलाया जाएगा, इसमें जल और नमक का मिश्रण रखा जाएगा, इसको गर्म किया जाएगा। गर्म करने के बाद यहाँ से जल क्या होगा, वाष्प बनकर निकलेगा, यानी जल वाष्प। ठीक है, और जल वाष्प बनकर निकलेगा और यहाँ पर वाष्प रहेगा। फिर ये ठंडा होकर कहाँ चला आएगा, जल के रूप में यहाँ पर चला आएगा। मतलब इस वाष्प से जल में बदलने की क्रिया को, वाष्प से जल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। बात समझ में आया? यहाँ जल से वाष्प में बदला था तो इसको बोले थे वाष्पन। इसको क्या बोले थे, वाष्पन। और वाष्प से जल में अगर बदला है तो उसको क्या बोलेंगे, संघनन। उसको क्या बोलेंगे, संघनन। क्या बात समझ में आया? तो यहाँ देखिए कई सारे विधि को हमने एक साथ किया। पहले उसको मिक्स किए, फिर वो नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया अपनाया, फिर टेढ़ा करके अपनाया, फिर इसको वाष्पन किया, फिर संघनन किया, तब जाकर हमें क्या हुआ, जल और नमक हमें अलग अलग प्राप्त हुआ। सीधा कहता है जल संघनन द्वारा भाप बना है, जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी वाष्प से द्रव यानी जल बन गया, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधि का प्रयोग करके क्या किया, सफलतापूर्वक अलग किया। चलिए, इसके बाद कहता है कि क्या जल किसी भी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? क्या नहीं, किसी भी मात्रा को घोल नहीं सकता है। सर इसके लिए ऐसा क्या है उपाय, इसके लिए ऐसा क्या है उपाय? चलिए, इसके लिए हम आपको एक प्रयोग बताते हैं। प्रयोग क्या है कि आप मेला घूमने गए। कहाँ घूमने गए, मेला घूमने गए। और मेला घूमने गए तो बोले कि आप जब गए तो देखे मिठाई का दुकानदार जो था, मिठाई का दुकानदार जो था, ऐसा एक कड़ाह रखे हुए था। ठीक है, यहाँ हैंडल लगा हुआ था और यहाँ पर चूल्हा जल रहा था, है ना, यहाँ पर चूल्हा जल रहा था, यहाँ पर चूल्हा जल रहा था। ठीक है, और दुकानदार यहाँ पर बैठा हुआ है। अब दुकानदार क्या किया कि इसमें जल मिला दिया। इसमें क्या मिला दिया, जल मिला दिया। सर जी जल डाल दिया और फिर क्या किया, यहाँ से चीनी डाल दिया। क्या किया, चीनी डाल दिया। अब चीनी डाल दिया और मिलाना स्टार्ट किया, मिक्स हो गया। तो मिक्स होने के बाद जल और चीनी मिल हो गया, तो दो चीज को मिलने से बनता है, उसको क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, हमें विलयन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, विलयन प्राप्त हुआ। यानी हम कह सकते हैं सर यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, विलयन प्राप्त हुआ। ठीक है, अब कहता है कि हम उससे पूछे कि क्या और चीनी मिलाया जा सकता है। वो बोला अभी खड़ा तो रहो, देखो क्या क्या हम करते हैं। उसने और चीनी लाया और चीनी मिलाना स्टार्ट किया। मतलब सर अभी जो ये विलयन है, ये कैसा विलयन है, असंतृप्त। मतलब सर इसमें और क्या हो सकता है, चीनी मिलाया जा सकता है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन। अब जब चीनी मिला दिया, फिर से लाया और चीनी मिला दिया यहाँ पर। अब बोले कि बताओ क्या चीनी अब मिलेगा। बोला नहीं सर, अब चीनी नहीं मिल रहा है। मतलब और अब चीनी नहीं मिला सकते हैं, तो इसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। इसको क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। मतलब और विलय नहीं मिलाया जा सकता है, तृप्त हो गया।
अब कहा जाता है, अब बोला कि क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे और चीनी मिलाया जा सकता है? तो दुकानदार पढ़ा लिखा था, बोला भैया हम भी छठा पास है, छठा का साइंस पढ़े थे। इसको जब जब गर्म करते जाएंगे और जब हम टेम्परेचर यानी ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसमें और चीनी घोला जा सकता है। कब? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब। तो उसको बोला अति संतृप्त विलयन। उसको क्या बोला? अति संतृप्त विलयन। बात समझ में आए? तो 3 तरह का विलयन पढ़ना है। अब आपको यहां तो एक ही मिलेगा, असंतृप्त विलयन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए हमने क्या बोला? हमने बोला कि जब वो क्या किया था, घोलना स्टार्ट कर दिया था तो और अब मिलाया जा सकता था, तो क्या बोला? असंतृप्त। और अब नहीं मिलाया जा सकता है, अब नहीं मिलाया जा सकता है तो क्या कहलाया? संतृप्त विलयन। देखिए, कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलिययी नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। हम चीनी लेकर बताए हैं, यहां पर नमक लेकर बताया है। सीधा सीधा याद रखिएगा, 3 गो होगा, एगो संतृप्त, एगो असंतृप्त, एगो अति संतृप्त। संतृप्त घोला नहीं जा सकता है, असंतृप्त घोला जा सकता है, अति संतृप्त ताप और दाब बढ़ाकर घोला जा सकता है, तब क्या कहलाएगा? अति संतृप्त। बात समझ में आया? यही मेन पॉइंट था, इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको इससे आगे मिलेगा। बात समझ में आया? बोलिए कोई दिक्कत है क्या? तो अंतिम में बस ये याद रखिएगा कि हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। हमने क्या बोला? किसी ठोस पदार्थ को यानी किसी भी पदार्थ को किसी भी पदार्थ को घोलने से क्या बनता है? विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। हमने बोला ना कि और नहीं घोला जा सकता है संतृप्त, घोला जा सकता है असंतृप्त, और ताप और दाब बढ़ाकर यानी टेम्परेचर बढ़ाकर अगर घोला जाएगा, उसको गर्म कर करके उसको मिलाते रहेगा, चाशनी जो बनाता है, जब चाशनी बनाने की प्रक्रिया आएगा तब देखिएगा कि वहां क्या कहलाता है? वहां कहलाता है अति संतृप्त। क्या कहलाता है? अति संतृप्त। बात समझ में आया? तो इस तरह से इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। इसी तरह से आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और याद रखिएगा, अभी ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता नहीं है। आप हमारे साथ पढ़ते चलिए और हर चैप्टर को कंप्लीट करते चलिए। हम एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, बस आपको क्या करना है कि हमारे साथ बने रहना है। बात समझ में आया? तो तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।